फॉर्मूला होता है, बट ओके, हम कहेंगे दोस मॉलिक्यूल्स और सबस्टांस भी कह सकते हो, which have same molecular formula. सबस्टांस की जगह कंपाउंड दे देते हैं क्योंकि केमिस्ट्री वाला वर्ड आएगा। ठीक है, ओके, यहां पे ये हो गया दोज मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट, क्या हो जाएगा डिफरेंट? स्ट्रक्चर नहीं कहिएगा, स्ट्रक्चर आपको ना एक क्वेश्चन पूछा था तो वहां पे मैं बताऊंगा कि जब आप वहां के 11th की ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां, हाँ बोलिए सर। डिफरेंट आयंस इन अ सॉल्यूशन, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कहिएगा, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब इसका मतलब क्या है? अब कहोगे सर कि स्ट्रक्चर भी तो डिफरेंट होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे कंपाउंड जब स्टीरियो पढ़ोगे तो वहां पे स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो आइसोमरिज्म बेसिकली जो होता है कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चेन स्ट्रक्चरल ऑप्ट, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्ट या स्टीरियो। स्टीरियो, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में टोटल जो है कितने टाइप होते हैं? वहां पे अलग पढ़ते थे, यहाँ पे हम लोग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, वेरी गुड, हाइड्रेटेड, सर सॉल्वेंट भी बोलते हैं इनको, हाइड्रेटेड को। हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म। ठीक है, थर्ड वन लिंकेज, एंड फोर्थ वन आयोनाइजेशन। ठीक है, यस सर। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या हो जाता है? बोलिए। सर 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। वेरी गुड, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इन्हीं को पूरे यूनिट में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, तो आप लोग याद रखिएगा। एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी का नाम है कोहली। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। कोहली से जो हम लोग क्या कहेंगे? सीओ से कोऑर्डिनेशन, एच से हाइड्रेटेड, एल से लिंकेज हो जाएगा, आई से आयोनाइजेशन हो जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से सुनते हैं कि आइसोमरिज्म हमें तो पता लग गया कि ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट क्या हो? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट हो। आप अगर जब इनिशियल में पढ़ते हो तो वहां पे हम लोग को लिखा हुआ मिलता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअली स्टीरियो में जो होता है वो क्या हो जाता है कि वहां पे स्ट्रक्चर भी सेम हो जाता है। बेसिकली यहाँ जो अरेंजमेंट होता है ना, वो 3D में अरेंजमेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पे सारी चीजें सेम हो जाती है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3D इज डिफरेंट, सो इट इज नोन एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। सिंपल शब्दों में आप लोगों को पता होगा 3D का मतलब होता है एक्स वाई जेड। अगर इन तीनों में से रोटेट करने से, चेंज करने से हमें जो है कोई पोजीशन मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। तो उसमें से कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है और दूसरा कौन सा होता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड वन क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कितने हो जाते हैं? जो है 4 टाइप्स के हो जाते हैं। लिंकेज आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एंड सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।
those compound which have same molecular formula but different physical and chemical properties, it is known as the isomerism. उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आइसोमेरिज्म. यहाँ पे क्वेश्चन आपको आएगा कि इन आइसोमेरिज्म डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है. उसका स्ट्रक्चर भी स्टीरियो में क्या हो जाता है? सेम हो जाता है. इस बात को याद रखिएगा. अब ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लो कि कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है. क्या ये जो है ये सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम सेम कर देते हैं और यहां पे जो है स्ट्रक्चर भी क्या कर देते हैं? सेम कर देते हैं. तो क्या ये आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा. क्योंकि आपको पता है कि जब हमने स्टीरियो में हमने क्या कहा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम हो जाता है, बट अरेंजमेंट इन 3D क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो है सेम हो सकता है. इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नहीं कहेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए. बहुत जगह पे क्या हो जाता है? डिफरेंट होता है, बहुत जगह पे सेम भी रहता है, तो भी वो क्या कर जाता है? स्टीरियो में शो कर जाता है. यहाँ तक मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी. आपको इतना से याद रखना है कि सिंपल सा जो है चीजें है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? दोस मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड chemical properties, it is known as isomerism. Isomerism are basically two types. One is the structural isomerism and second one is the stereoisomerism. In the structural isomerism, total 4 types. One is linkage isomerism, second is coordination isomerism, and third one is ionization, and fourth is solvated isomerism. And stereoisomerism are basically 2 types. One is the geometrical isomerism and second one is the optical isomerism. In stereoisomerism, arrangement of molecules in 3D is different. Structural isomerism, in which structure are different in this isomerism. Okay, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है चीजें सीख ली. जो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं. वैसे तो इसको हम अगर डिवाइड करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, एक होता है सिस एंड ट्रांस. यहाँ ध्यान सुनिएगा, आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा देता हूँ. सिस एंड ट्रांस. दूसरा होता है फेशियल एंड मेरिडोनल होता है. अब हमें जो पढ़ना है सिस एंड ट्रांस एंड फेशियल एंड मेरिडोनल पढ़ना है. कैसे पहचानेंगे सिस एंड ट्रांस? जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए पहले हम लोग पढ़ते थे 3 कंडीशन होनी चाहिए. डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड वन क्या होना चाहिए कि कार्बन पे डिफरेंट एटम क्या होना चाहिए? लाई होना चाहिए. थर्ड वन क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए. जैसे यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए एंड बी, तब हम इसको क्या कह देते थे कि अगर ये अपोजिट है तो ट्रांस कह देते थे, और अगर जो सेम साइड होता था ए तो इसको हम लोग क्या कह देते थे? जो है सिस कह देते थे. बी, ठीक है. तो इस प्रकार से हम लोग पहले पढ़ते थे. सेम यहाँ पे भी तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको स्पेशल टाइप बताता हूँ कैसे पहचानना. अगर इन जो है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या करना है? पता करना है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, which one is geometrical isomerism and which one is not geometrical isomerism. Simply we can take cis is 90 degree and trans angle is 180 degree. यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि अगर सेम के बीच में जो सेम मॉलिक्यूल्स है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, तो हम लोग कह देंगे ट्रांस है. जैसे यहाँ पे देखिए Cl और Cl के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री. 90 डिग्री हो जाएगा, सिस हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री. तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? ट्रांस कर देंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिस एंड ट्रांस पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखो एंगल को. क्योंकि सर हम कैसे पता करेंगे जब बड़ा सा कंपाउंड आएगा? आप सिंपल देखो कि अगर जो दोनों जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स है वो सीधे में है या नहीं है, यानी कि एक प्लेन में है या नहीं, या सिंगल लाइन में है या नहीं. अगर सिंगल लाइन में है तो वो ट्रांस हो जाएगा, अगर सिंगल लाइन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा. जैसे यहाँ पे देखते हैं, हमें नहीं पता कि जो है कौन सिस है कौन ट्रांस है. अब हम चेक करते हैं क्या Cl के नीचे Cl है? नहीं.
अब यहाँ पे Cl के नीचे Cl नहीं है, अब कहोगे सर Cl के नीचे Cl नहीं, लेकिन यहाँ तो कहोगे सर NH3 मैक्सिमम को हम देखते हैं, क्योंकि इसके पास तो यहाँ पे 4 है तो एक ना एक तो हो जाएगा। मैक्सिमम देखो इसको इस प्रकार से देखिए, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो इस प्रकार से ये कैसा हो जाएगा, सिस हो जाएगा, जिसके बीच 90 है। अब जब सभी के सभी, ध्यान से सुना कि अगर जो एक है 4 नहीं है तो हम सिस ट्रांस नहीं कहेंगे, हम सिस कहेंगे। जब सभी के सभी अपोजिट होंगे, यानी कि NH3 के NH3, NH3 के NH3, Cl के Cl, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। आपको इतना सा देखना जरूर आना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल सिस है एंड कौन सा मॉलिक्यूल्स क्या है, ट्रांस है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। कैसे पहचानेंगे कि हम देखेंगे सिस 90 डिग्री है तो सॉरी, अगर 90 डिग्री एंगल है तो सिस हो जाएगा, अगर 180 डिग्री है तो वो कैसा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। अब कहोगे सर हम क्या सेम कैसे देखेंगे, क्या Cl NH3 के बीच दिखेंगे या Cl Cl के बीच में देखेंगे? हमें जो है कोई भी दो मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ट्रांस को पहचानिए कि सीधे 180 डिग्री का है या नहीं है। अगर जो 180 डिग्री का है तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हो वो कैसा है, ट्रांस है, और बाकी जो है आसानी से आप देख सकते हो। ओके, सेकेंड वन, अब हमें जो है पहचानना है, यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कि ये कौन सा है, सिस है ये ट्रांस कौन है, बताइए। सर बी ट्रांस है, ए सिस है। वेरी गुड, हमने कहा कि सीधे सीधे एंगल देखेंगे कि इनके बीच में देखिए एंगल कितना है, सीधा सीधा है, जो तो इसका बाइडेंटेड है, इसीलिए इसको हम लोगों ने ऐसा जो है रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो यानी कि एंगल 180, तो ये ट्रांस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, फेशियल एंड मेरिडोनल में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को पहचानने में। मैं जो बता रहा हूं एक बार सुनिएगा, आपको बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा जो है फेशियल है, कौन सा जो है मेरिडोनल है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ इस प्रकार से बनाता हूं, ये स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पे NO2 NO2 और ये NO2 NH3, NCERT की लाइन है ये, ठीक है, और यहाँ पे NH3। अब आप सोचो कि सर मुझे कैसे पता लगेगा, तो मैं इसको पहले एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे देता हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, कुछ अगर जब मैं ना इसको 3D में मानिए, ये जो NH3 है ये स्क्वायर है, नीचे मान लो टेबल है, ठीक है, जिस टेबल पे बैठे उसके चारों कोने हैं, और बीच में मान लो कि ये पेन है, तो एक इधर से जोड़ूंगा, एक इधर से जोड़ूंगा, तो देखिए कैसा बनेगा, ट्रायगोनल शेप बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए अगर ध्यान से देखिए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं, ये ट्रायगोनल बना। आप अगर इमेजिन कर सकते हो तो आप अपने टेबल के सेंटर पे अपने पेन के रखो, या जो कॉपी है उसके सेंटर पे रखो, और दो साइड के कॉर्नर से, यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है उसके कॉर्नर से यहाँ पहुंचाओ, इस कॉर्नर से यहाँ पहुंचाओ, तो देखो आपको एक ट्रायंगुलर फेस मिलेगा, कुछ इस प्रकार से जो है आपको जो है क्या मिलेगा, मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं, जो ऊपर नीचे है इसको हम लोग एक्सियल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं। अगर एक्सियल और दो आपका इक्वेटोरियल से मिलके कोई बना रहा हो, तो हम जब जनरली यहाँ पे देखिए एक फेस बन रहा है, अगर जब फेस बन रहा है तो इसलिए इसको हम लोग कैसा कह देंगे, फेशियल हम लोग जो है इसको कहेंगे, यानी कि यहाँ पे जो शेप बन रहा है, एक्चुअली देखो तो एक यहाँ पे बनेगा, एक इधर साइड ट्रायंगुलर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, टोटल 4 ट्रायंगुलर बनेंगे, नीचे 4 बनेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अगर दो स्क्वायर प्लेनर यानी कि इक्वेटोरियल का कंपाउंड लोगे और एक जो है किसका लोगे, ऊपर का लोगे, यहाँ पे सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ NH3, ठीक है, क्योंकि आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सिमिलर टाइप्स जो बन रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेटोरियल कह देते हैं। आपको अगर जब पूछा जाएगा कि इसमें कौन इक्वेटोरियल है कौन फेशियल है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि किसका स्क्वायर प्लेनर का, ये बेसिकली स्क्वायर है कि दो और एक इक्वेटोरियल का पोजीशन से लेके बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, फेशियल कह देंगे। अच्छा, एक और दो छोटी छोटी बातें याद रखिएगा कि कहां पे बनता है फेशियल एंड मेरिडोनल, तो आपको याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में बनता है। ठीक है, कहां बनता है ये, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि जिसके पास कितने मॉलिक्यूल्स, 3 3 यानी कि 6 लिगेंड हो। सेकेंड वन,
इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए ना वो Na3B3 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि A4B2 हो जाए तो नहीं, आपको ये दो स्ट्रक्चर दिखेगा तभी आप कह सकते हो, क्योंकि ऑप्शन आएगा तो उसमें तो हो सकता है कि A4B2 आ जाए। तो आप सबको एलिमिनेट करना कि आपको फेसियल एंड मेरिडोनल पहचानने के लिए आए तो आप सिंपली देखना कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर देखेंगे Na3B3 है तो हम उसको कह सकते हैं कि उसमें क्या है, फेसियल एंड मेरिडोनल बन सकता है। अब फेसियल के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक इक्वेटोरियल, दो इक्वेटोरियल एंड एक एक्सियल पोजीशन होना चाहिए, और वहां पे क्या होना चाहिए, एक फेस जो है बन रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया हमने, फेसियल दे दिया। सेकंड वन, अगर मेरिडोनल में क्या होता है कि स्क्वायर प्लेनर के तीनों साइड यानी कि NO2 अगर स्क्वायर प्लेनर पे तीनों सिमिलर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बन रहे होंगे तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेरिडोनल कह देते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, इन तीनों का लेकिन कहां पे होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे, नहीं, अगर ये तीनों के तीनों अगर कहां पे हो, स्क्वायर प्लेनर पे हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको मेरिडोनल कहेंगे। आपको क्वेश्चन आएगा कि पहचानने के लिए विच वन इज द फेसियल एंड विच वन इज द मेरिडोनल, देन हाउ कैन यू डिटेक्ट, सिंपली वी कैन से टू and similar types of group in equatorial and one is axial, it form a face in facial, and similarly all three lie in the square planar, we can say meridional। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप सिंपली कह सकते हो कि अगर एक इक्वेटोरियल, दो इक्वेटोरियल और एक एक्सियल से मिलकर बनेगा तो फेस जब बनता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फेसियल, और जब वहां स्क्वायर प्लेनर पे जब बनता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जो है मेरिडोनल कह देते हैं। आपको इतनी सी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, क्या फेसियल, सिस एंड, ओके। अब आपसे पूछा गया है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है, तो बेसिकली सिस एंड ट्रांस बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिस एंड ट्रांस बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, सेंट्रल में हम पहला सिस बना रहे हैं, तो सिस के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, अगर मैं यहाँ 90 डिग्री, ओके, यहाँ पे NH3 बना दिए और यहाँ पे कितना बना देता हूं, CN बना देता हूं, यहाँ पे फिर NH3 बना दिया और यहाँ पे कितना बना दिया, CN, ओके। और यहाँ पे हमने क्या करा कि इस प्रकार से जो है कितना बना दिया, यहाँ पे NH3 सॉरी CN, ठीक है। या इसको थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि कि सभी के सभी जो है एंगल पे आ जाए। एक तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा ही, कोई एक लेना ही पड़ेगा, CN एंड CN, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं NH3। हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, कोई ना कोई एक तो आपको, क्योंकि आपको जस्ट अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो आपके सामने ही है, यहाँ पे एक ना एक तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आपकी बुक में ऐसा बना हुआ है तो आप क्रॉस से बना सकते हो, तो इसको देखो यहाँ पे एंगल कितना, 90 डिग्री। सभी के सभी नहीं होने चाहिए, एक जरूर जो है एक 180 डिग्री हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम अगर जो 90 डिग्री है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा पोजीशन है सिस, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे दिए तो बहुत ही आसान है ट्रांस बनाना, एक NH3 ऊपर लगा देंगे, एक NH3 यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे आप क्या करोगे, CN, और यहाँ पे CN, और यहाँ पे CN, एंड यहाँ पे CN। देखिए इनके बीच जो एंगल है कितना है, 180 डिग्री है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। आपको जब भी कहेगा ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आप बेसिकली क्या कर देना, सिस एंड ट्रांस को जो है ड्रॉ कर देना, ओके। अब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले मैं थोड़ी सी बातें समझाता हूं इस डायग्राम की मदद से, फिर हम लोग जो है आगे बात करेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी पहले बता देता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको पहचानना होगा कि कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसे मैं आप लोगों को बना देता हूं कि मेरा ये अंगूठा है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ऐसा, ठीक, इधर साइड अंगूठा ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मिरर रख देते हैं, ये कुछ अंगूठा हो गया, 1 2 3 4, सपोज करो ये अंगूठा इधर, ठीक है।
अब आप इधर बना रहे हो तो मिरर में इधर बन रहा होगा। अगर ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इम्पॉसिबल। जैसे आपको समझाता हूं कि ए का जो मिरर इमेज है वो कैसा बनेगा, सुपर इम्पॉसिबल बनेगा। ये यहाँ पे अगर आप उसको उठाओ, ए को इस पे रख दोगे तो कैसा बन जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल बन जाएगा। अगर सुपर इम्पॉसिबल होगा तो कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब सेकेंड वन देख लीजिए। अगर मान लो मैंने पी ले लिया तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। अगर यहाँ पे देखो, क्या ये सुपर इम्पॉसिबल है? नो सर। नो सर। अगर जब मैं इसके ऊपर इमेज करूं तो इसका इधर आ जाएगा और इसका इधर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये अगर जो सुपर नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वही कहता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब होता है, चलिए ये वाला देखिए, इस हाथ को, ये देखिए ऐसा ही दिख रहा है आपके इमेज में। अगर इस हाथ को मैंने सेकंड वाले इस तरह से कर दिया, अब ये दोनों को मैं जो है, जैसे मान लो कि ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है, देखिए यहाँ पे अब ये अंगूठा इधर निकल गया और ये अंगूठा इधर निकल गया। क्या दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये वाला अंगूठा इधर और ये वाला अंगूठा इधर। तो यानी कि अगर आप इमेज को सुपर इम्पोज करते हो तो दोनों का अंगूठा बाहर निकल जाता है, छोटी उंगली के साथ बड़ी उंगली आ जाती है और बड़ी उंगली के साथ छोटी उंगली आ जाती है, पूरी सुपर इम्पोज नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके, अब आपको अगर जो कंपाउंड, ये दोनों जो है ना आपस में इनांशियोमर है, जो कंपाउंड सुपर इम्पोज नहीं होंगे उसको हम लोग, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कहेंगे, इनांशियोमर कह देते हैं। ठीक है, वही कहता है हाँ बोलिए विशाल। सर ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। वेरी गुड, चलिए मैं आपको पहले यहीं पे बता देता हूँ, आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि ओके ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि अगर पूरा का पूरा सुपर इम्पोज है, जैसे मान लो कि ये हाथ जो है पूरा का पूरा सुपर इम्पोज है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप लोगों ने मेडिसिन की बोतल पे, या जो आप लोगों ने बोतल पे जो है देखिए लिखा होगा कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट, ऐसा कभी देखा है? यस सर। इसका मतलब है कि जो आपके अंदर आपने जो मेडिसिन यूज कर रहे हो वो लाइट का क्या है, एक्टिव है। अगर जो उस पर लाइट पड़ेगी तो वो क्या करेगा, यानी कि रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सन से जो है दूर रखते हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बोतल को ब्राउन करके रख देते हैं ताकि वो मैक्सिमम लाइट को क्या करे, उधर ही अब्जॉर्ब कर ले, मेडिसिन के पास ना जाने दे। देखिएगा, अब पहले की जो मेडिसिन आती थी वो ज्यादातर व्हाइट बोतल में आती थी, लेकिन आजकल की जो दवाइयां आती है मैक्सिमम किसकी आती है, ब्राउन कलर की बोतल। ठीक है, क्यों दिया जाता है, ताकि कि वो क्या कर सके, मैक्सिमम जो है अगर जो लाइट को रोक सके। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और वो आपके लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो सकता है या रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसे कहेंगे जो जो पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर ना करे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो पूरी की पूरी तरीके से जो है सुपर इम्पोज ना हो पाए। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है कि परफेक्टली एकदम उसका कोई भी पार्ट अगर जो छूटना नहीं चाहिए, अगर जो नहीं छूटेगा तो यानी कि वो क्या हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। लेकिन अगर जैसे ही सुपर इम्पोज नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल जो है आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी और पहले मैं एक और बात बताता हूं कि कैसे शो करते हैं, ये तो समझ में आ गया। ये सोर्स ऑफ लाइट है। जब ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट का मतलब है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि जो है, यानी कि घूम रहा है। उसका कुछ लाइट का इधर जा रहा होगा, कुछ इधर जा रहा होगा। अब हमने क्या करा कि पोलराइजर से पास कराया। पोलराइजर का काम क्या होता है कि सभी डिफरेंट डिफरेंट लाइट को वो क्या कर देता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर देता है। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कभी आप लोग जो है लेंस बनवाने वाले के पास गए होंगे, खास करके देखिएगा जो बार बार लैपटॉप के सामने रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि चश्मा ले लो। चश्मा क्या करता है कि सारे लाइट को आने नहीं देता है। आप लोग जब कभी जाते होंगे लैब में,
कभी अगर जो किन्हीं ने गया होगा, कोई गए होंगे तो वहां पे देखिए क्या होगा कि जो ग्लास होता है उस पर लाइट पास करके दिखाते हैं, पीला कलर का दिखाते हैं, रेड कलर का दिखाते हैं तो पास नहीं होता है, ब्लू कलर का दिखाते हैं तो पास हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या करता है कि सभी लाइट को एक डायरेक्शन में कर देता है, या कुछ लाइट को जो है पार नहीं होने देता है, अनवांटेड लाइट को क्या करता है पार जो है इससे उधर नहीं जाने देता है। सभी के सभी लाइट को उसने क्या कर दिया पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि एक प्लेन में ले आया, अलग अलग था सबको सब कंबाइन करके क्या कर दिया एक एक कर दिया। जैसे मान लो ये इधर लाइट था, ये इधर था, अब सबको क्या कर दिया इसको घुमा के इसको इस डायरेक्शन में ला दिया और दोनों को क्या कर दिया एक ही प्लेन में ला दिया, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि पर्टिकुलरली हमने एक प्लेन में जो है पोलराइज कर दिया, या इसको लिनियरली पोलराइज भी कहते हैं। प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन में, लिनियरली का मतलब भी होता है एक ही प्लेन में। ओके, अब हमने इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करा कि जो है पास कराया, किससे पोलरिमीटर से, इसको हम लोग क्या कहते हैं पोलरिमीटर कहते हैं। अगर मान लो कि सीधा सीधा पास हो गया, जैसे ये है इधर ही चले गया, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यानी कि इसने क्या किया कोई भी लाइट ने जो है इसको इफेक्ट नहीं डाला। बट अगर ये क्या हो गया कि जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया तो इसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। पहला केस था कि ऐसा हो गया यानी कि ऑप्टिकली क्या है इनएक्टिव, और ये क्या है कि घुमा दिया तो यानी कि क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरा, जरूरी थोड़े ना कि क्लॉकवाइज, हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाए, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं लीवो रोटेटरी, और ये क्या हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। बोलिए, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि जो कोई भी चीज को क्या कर दे घुमा ना दे। अब जैसे देखिए, क्या ये दोनों मिरर इमेज दोनों सुपर इम्पोजिबल है? नो सर, पूरा मिरर इमेज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं ये जो है कैसा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स और आयन दैट कैन बी सुपर इम्पोज्ड आर कॉल्ड कायरल। अगर वो दोनों आपस में सिंपली अगर जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा वो कायरल सेंटर भी शो करता है। अगर जब पहले ऑर्गेनिक में पढ़ते थे कि कायरल सेंटर के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है बायडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग सिंपली क्या करते हैं इसके मिरर इमेज से देखते हैं। अगर इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज है यानी कि पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं ऑप्टिकली क्या है एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर जब पूरे तरीके से जो है कवर नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं ऑप्टिकली यहाँ पे जो है एक्टिव कह देंगे। ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव होता है। एक्टिव में क्या होता है कि जो है पूरा का पूरा मिरर इमेज इसको कवर ना कर पाए उसको एक्टिव कहेंगे, और कवर कर ले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इनएक्टिव कह देंगे। ओके, यहां तक पढ़ लिए। द टू फॉर्म आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेटरी। बेसिकली जब क्लॉकवाइज घूमता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, यहाँ पे डेक्स्ट्रो लिख दिया। एंड अगर जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं लिवो रोटेटरी कहते हैं। डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेट प्लेन पोलराइज इन द पोलरिमीटर। जो आपने क्या किया प्लेन पोलराइज लाइट को अगर जब सीधा सीधा गया तो ऑप्टिकली क्या हो गया यानी कि इनएक्टिव हो गया, और अगर जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो उसके लिए हमने क्या कह दिया यानी कि जो है उसको डेक्स्ट्रो एंड लिवो रोटेटरी कह दिया। ओके, यहाँ पे बेसिकली रोटेट क्या कर रहा है राइट की ओर घूमेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहना, लेफ्ट की ओर घूमेगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे यानी कि जो है लिवो रोटेटरी कह देंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड। आपको इस बात को याद रखना है कि कहां पे ज्यादातर होता है, ज्यादातर जनरली ठीक है ऑक्टाहेड्रल में, और आपको कैसा लिगेंड होना चाहिए डाइडेंटेड होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा यानी कि जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपके सामने पूछा कि बताओ कि कौन सा एंटिटी जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम एक एक करके जो है बनाते हैं। हमारे पास क्या है इस CR, मैं थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाता हूं क्योंकि मुझे मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, सिस बनाना है, तो सिस में कितने एंगल होते हैं 90 होते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है OX ले लेता हूं, और यहाँ पे कैसे बना दिया थोड़ा सा तिरछा बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमने Cl ले लिया, और यहाँ पे OX ले लिया, और यहाँ पे हमने OX ले लिया, एंड यहाँ पे हमने क्या ले लिया Cl ले लिया। अब देखो इन दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, इन दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, तो कैसा फॉर्म बन गया सिस फॉर्म बन गया। अगर इसका हम क्या करते हैं मिरर इमेज बनाते हैं। अगर मिरर
नीचे वाली साइड तो Cl ही नहीं होना था। कहाँ पे? जहाँ सर पे जैसे आपने एक OH साइड लिखा है ना, CL आएगा। हाँ, आपकी इच्छा है, बस 90 डिग्री होना चाहिए। कहीं देखिए 180 डिग्री है क्या? नो सर। अगर देन वन जो है नहीं है, तो यानी कि कैसा होगा सिस? देखो ट्रांस में कैसे बनाते हैं, इसका पहले मिरर इमेज बनाता हूं। अब इसका मिरर इमेज यानी कि कैसा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखिए ये इसको जो है इधर आ जाएगा इस वाले क्लोरीन पे, ठीक है। और इसको ऐसे घुमाओगे तो यानी कि ये क्लोरीन इधर चले जाएगा, OX इधर आ जाएगा, और ये वाला कैसा आ जाएगा, OX। क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? यस सर। इम्पॉसिबल है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्रैक्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा कि जो है इनएक्टिव जो है वो होते हैं जो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। सेकंड ट्रांस केस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ट्रांस केस बना लेते हैं। ट्रांस केस में क्या होता है कि CR कितना एंगल होना चाहिए, 180 180। ओके, तो यहाँ पे OF, यहाँ पे जो है OX। अब इसका मिरर इमेज बनाइए। अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो ये OX इधर आ जाएगा, यस सर। और ये Cl इधर आ जाएगा, यस और सर। ये OX इधर आ जाएगा, एंड ये Cl इधर आ जाएगा। अब देखो इसको उठाओ, क्या इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है क्या? नो सर। अगर जो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव हो जाएगा। और ये दोनों जो है, जो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है कायरल कह देते हैं। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे, ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड कैसा है, कायरल है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड जो है एक्टिव है, जैसे यहाँ पे पूछा है, या कायरल भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना कि या तो कायरल पूछा जाएगा या ऑप्टिकली एक्टिव पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सिस में जो है कभी भी आपको ध्यान रखिएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। हमेशा जब भी होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, ट्रांस फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मिरर इमेज जो है बिल्कुल सेम नहीं बनता है, तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा या जो है कायरल हो जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा था कि कौन सा जो है कायरल सेंटर शो करेगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो बेसिकली जो है ट्रांस CrClOx जो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। नो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमने जो है बताया आपको कितने टाइप के होते हैं, 4 पहला हम जो है बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेटेड एंड लिंकेज एंड जो है आयनाइजेशन। अब हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। अगर जो लिंकेज आइसोमरिज्म की मैं बात करूं ना, हमेशा याद रखिएगा इसमें बाइडेंटेड लिगेंड होगा। हाँ बोलिए विशाल। सर एन आइसोमेर्स के होते हैं। क्या चीज? एनाइसोमेर्स। एन आइसोमरिज्म, ये पूछ ये पूछ रहे हैं। चैट में लिख रही है वो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पे आपको जो है लिंकेज के अनुसार से क्या करना। चैट में। ओके 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। इनांशियोमर क्या होते हैं? ओके, मैंने कहा कि अगर जो जो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, लेकिन किसका याद रखना, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का भी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पेयर को हम लोग क्या कह देते हैं, इनांशियोमर कह देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। मैंने क्या कहा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो और उसका मिरर इमेज जो है आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो, उसको दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, इनांशियोमर कह देते हैं। ओके, अब बात ध्यान सुनिएगा, लिंकेज आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, यही आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था यहीं से। लिंकेज आइसोमरिज्म में एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या करता है कि एक बार जो है, आपको पता है कि इसके पास दो डोनेट करने के लिए होते हैं लिगेंड, यानी कि 2 साइट होते हैं, लेकिन एट अ टाइम वो कितना करता है, एक करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि CO, यहाँ पे हम जो है NH3 और ये NH3
और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं NH3। मैं नीचे ले लेता हूं ताकि कि हम लोग जो है 3 1 4 और यहाँ पे 1 5, ठीक है, और यहाँ पे NO2। अब देखो एक बार तो हो सकता है कि नाइट्रोजन से जुड़े, अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो एक ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। Yes, sir. अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो यानी कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। हो सकता है कि दूसरा आइसोमरिज्म देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है, बस क्या है अरेंजमेंट थोड़ा सा जो है क्या है डिफरेंट है। ये ऐसा हो जाएगा NH3 और ये NH3, और इस बार हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहे, ठीक है। यहाँ पे इस बार कैसा जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग क्या कह देते हैं कि इस टाइप के जो आइसोमरिज्म बनते हैं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, कहीं चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। Yes, sir. हमेशा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी क्या है बिल्कुल सेम है। और इस टाइप के कारण जो बनता है एम्बिडेंटेड लिगेंड के कारण, एक बार जो है सल्फर या जो है एक बार ऑक्सीजन डोनेट करने के कारण, या एक बार नाइट्रोजन और एक बार ऑक्सीजन जो है डोनेट करने के कारण जो बनता है, इस टाइप के लिगेंड को हम लोग क्या कह देते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म कह देते हैं। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, दो ही टाइप के होते हैं, एक NO2- जनरली आपसे जो पूछा जाएगा, और दूसरा होता है HCl-, एक और नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एक बार सल्फर एंड कार्बन जो है यानी कि डोनेट करेगा। जो जॉर्गेसन थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया था सच बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स which is obtain the red form in which nitrate ligand is bound through oxygen। अगर जब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बंधा हुआ था तो जो है आपको कैसा कलर मिल रहा था, रेड कलर मिल रहा था। और जब ये जब आप ऑक्सीजन के साथ बंधे हुए थे तो वहां पे आपको कैसा कलर मिल रहा था, यानी कि जो है येलो कलर मिल रहा था। तो ये बेसिकली जो है चेंज हो जाने के कारण जो है इसका कलर भी क्या हो जा रहा था, यानी कि जो है चेंज हो जा रहा था। अब देखो कोऑर्डिनेशन जो है आइसोमरिज्म क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म हम किसे कहते हैं कि जो दो आयन होते हैं यहाँ पे, एक होता है कैटायन, ध्यान से सुनिएगा, एक क्या होता है कैटायन एंड दूसरा क्या होता है एनायन, एनायन, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, CONH3 का होल 6 एंड CrCN का होल 6, ठीक है, कुछ ये मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए कि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि कैटायन का जो लिगेंड है वो एनायन में चले जाता है। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन में C आ रहा है तो कहता है कि कैटायन का ये दोनों आपस में क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, दोनों इधर का उधर कर देते हैं। देखो NH3 यहां चले जाएगा और CN यहां चले आएगा, जिससे यहाँ पे देखिए CONH3 का 6 एंड CrCN6 इधर आ गया, और यहाँ पे इस बार NH3 की जगह पे हम लोग क्या ले आए, यहाँ पे जो है चेंज कर देंगे। अगर जब हम इसको चेंज कर देते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कह देते हैं। जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी होती है, वो क्या करते हैं, जो राधा है उसको जो श्याम बन जाता है, जो श्याम है वो कैसा बन जाता है, राधा बन जाता है। इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझा देता हूं, जैसे CR, जैसा ऊपर वाला उसी को थोड़ा सा सही करके लिखता हूं, CONH3 का होल 6 एक पहला लिगेंड है, यानी कि पहला वाला कैटायन होता है, आपको हमेशा याद रखना है, CrCN का होल 6 और इस पे माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, COCN का होल 6 कर देना है एंड CrNH3 का जो है क्या कर देना है, होल 6 कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लिगेंड के इंटरचेंज होने के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कह देते हैं। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि किसे आइसोमरिज्म कहते हैं। हमेशा याद रखना कि जो पहला वाला होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा वाला जो होगा निगेटिव चार्ज होगा। बस सिंपल आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन लिंकेज में हमने क्या कहा कि जब एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तो एक बार जो है एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल लिगेंड को डोनेट करेगा, दूसरी बार जो है दूसरे जो है एटम जो है लिगेंड को डोनेट करेगा लोन पेयर। इसके कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जब एक बार कैटायन एंड एनायन के लिगेंड आपस में इंटरचेंज कर जाए, कैटायन वाला एनायन ले ले, एनायन वाला जो लिगेंड क्या ले ले, कैटायन ले ले, यानी कि राधा कृष्ण की जोड़ी, एक बार राधा जो है
जो है कृष्ण बनेगा और एक बार कृष्ण जो है राधा बनेगा। इस टाइप की जो है हम लोग क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो जाने के कारण जो बनता है आइसोमेरिज्म, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज द आयनाइजेशन एंड आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है ना, वो क्या कहता है कि काउंटर को और लिगेंड को बदलो। ये क्या है, लिगेंड है, और ये क्या है, काउंटर आयन है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने के कारण जो बनता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन। एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपको मैंने बताया था कि कभी भी आपको आयन निकालना है, मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने आयन बनेंगे, कोई बता सकता है क्या, पहले वाले कंपाउंड के अंदर कितने आयन बनेंगे? 3 कि 2 बनेगा? 2 बनेंगे। हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन पेयर को एक मानना, बाहर में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना जो है अलग कर देना। यहाँ Br2 होता तो कितना हो जाता है, 3, अब और 4 होता तो कितने हो जाते, 5 हो जाते, इस प्रकार। अब देखो ये आयन में हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते थे, जैसे ही तोड़ोगे तो क्या हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और आयन में कन्वर्ट होने के कारण ये क्या हो जाता है कि यहाँ पे इंटरचेंज कर जाता है, Br इधर चले जाता है और ये जो है इधर चले जाता है, और जिस कारण से ये क्या बना देता है, आयनाइजेशन एंड जो है आइसोमेरिज्म बनाता है। बस सिंपल से क्या याद रखना है कि आयनाइजेशन में क्या करते हैं, लिगेंड जो है काउंटर आयन में चले जाता है, और काउंटर आयन जो है किस में चले जाता है, लिगेंड। कोऑर्डिनेशन में क्या था कि कैटायन का पूरा जो है एनायन में चले जाता था, और पूरा का पूरा एनायन का जो है कहां पे आ जाता था, कैटायन में आ जाता था। लेकिन आयनाइजेशन में क्या होता है कि काउंटर आयन के साथ होता है, वहां लिगेंड का लिगेंड के साथ हो रहा है, यहाँ पे लिगेंड और काउंटर आयन में हो रहा है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इस कारण से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन कॉम्प्लेक्स चार्ज इटसेल्फ potential ligand and can displace ligand which can become the counter ion। सिंपली शब्दों में मैं अगर कहूं कि काउंटर आयन एंड लिगेंड आयन के बीच में जो ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कितना हो गया, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे कितना था, Br जो है इधर इधर चले गया, और इसकी जगह पे जो है SO4 आ गया। तो इस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन। एम्बिडेंटेड में जो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या था कि उसके पास कैसा लिगेंड होना चाहिए, एम्बिडेंटेड में, यस सर, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। एक बार एक मॉलिक्यूल देगा, दूसरा बार दूसरा मॉलिक्यूल देगा, इस कारण से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन में क्या था कि कैटायन का लिगेंड एनायन को दे दो, एनायन का लिगेंड कैटायन को दे दो, और इस टाइप से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, थर्ड वन, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि लिगेंड एंड काउंटर आयन के बीच में आपस में ट्रांसफर कर दो, जितना आपको इधर देना है उतना ही बाहर कर दो, उतना ही जो है, जैसे SO4-1 है तो Br प्लस जो है SO4 जो है यहाँ से इधर ले जाएंगे और उसको इधर ले जाएंगे, यानी कि एक लिगेंड को बाहर ले जाएंगे तो एक लिगेंड एक काउंटर आयन को जो हम लोग क्या कर देंगे, अंदर ले जाएंगे। हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है? ओके ठीक है, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ठीक है, सबसे आसान होता है सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है सर, वाटर। हाँ, H2O होता है। बेसिकली जब H2O का ट्रांसफर हो जाने के कारण जो बनता है जो है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म होता है। जैसे देखिए CrH2Cl3 था, यहां से एक हमने क्या करा कि बाहर ले गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स के चेंज होने के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉल्वेटेड हो जाएंगे। सर यहाँ पे आप लोगों ने अभी जस्ट बताया था कि आयनाइजेशन में भी वही करते थे, लेकिन आयनाइजेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के चेंज होने के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म कह देते हैं। यानी कि बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स को इंटरचेंज करने के कारण जो बनता है ये बिल्कुल सिमिलर आयनाइजेशन के जैसा ही होता है, लेकिन बस डिफर क्या होता है तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने एक और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि CuSO4.5H2O जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। वही यहाँ पे भी कहता है
कि वाटर मॉलिक्यूल्स के चेंज होने के कारण जो है इसका कलर क्या हो जाता है, वॉयलेट से यानी कि ग्रे ग्रीन हो जाता है। जैसे ही आपने एक H2O को बाहर ले गए और एक यहाँ पे देखो Cl को अंदर ले गए, तो इसके कारण से जो बनता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, जो है सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कह देते हैं। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं कि हमने क्या कहा कि अगर आपके पास लिंकेज आइसोमरिज्म हो तो उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा, यानी कि उसके पास दो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, लेकिन एक बार में एक ही करेगा। तो एक बार अगर नाइट्रोजन कर रहा है तो दूसरी बार ऑक्सीजन करेगा। इस चेंज होने के कारण जो आइसोमरिज्म बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म कह देते हैं। फिर मैंने कहा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, कि जब कैटायन एनायन के साथ, एनायन कैटायन वाले लिगेंड के साथ चेंज कर दे तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन कह देते हैं। आयनाइजेशन में क्या होता है कि लिगेंड एंड काउंटर आयन के बीच में चेंज हो सकता है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म में क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के चेंज के कारण जो बनता है आइसोमरिज्म उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म कहेंगे। आप उसके कलर को याद रख लीजिएगा, इसका जो है कलर कैसा होता है, ग्रे ग्रीन होता है, और उसका जो है कैसा होता है, वायलेट कलर हो जाता है। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। आपसे पूछा जा रहा है कि गिव एविडेंस CONH3Cl SO4 एंड CONH3SO4Cl आर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, लिगेंड और जो है क्या करते हैं, काउंटर आयन के बीच में आपस में रहते हैं। देखो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे Cl को बाहर कर दिए और यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जो है SO4 को अंदर कर दिया। तो हमने कहा भी था कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि वी कैन इंटरचेंज द लिगेंड एंड काउंटर आयन। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, जो है काउंटर आयन एंड लिगेंड जो है आपस में क्या हो रहा है, जो है इंटरचेंज हो जाने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कह देंगे। ठीक है, आपको लिखना होगा, 2 लाइन लिख दीजिएगा। ओके, अब आपसे पूछा है कि कायरल, बेसिकली आपसे पूछा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है। आपको मैंने बताया कि कायरल का मतलब आपसे क्या पूछेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन है। मैंने कहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा कौन शो करेगा, ट्रांस सिस वाला जो है करेगा। ठीक है, सॉरी ट्रांस करेगा, क्योंकि सिस का तो सेम ही आ जाएगा। यस सर। ठीक है, यानी कि कैसा हो जाएगा, ट्रांस करेगा। अब हम चेक करते हैं, मैंने अभी सिस बताया था कि ट्रांस बताया था, उल्टा तो नहीं। ओके, ट्रांस वाला, ठीक है, क्योंकि इसका तो सिमिलर ही आ जा रहा है इसीलिए। ओके, तो ट्रांस वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे जब भी होगा तो यानी कि ट्रांस वाला होगा, तो एक एक करके बनाते हैं। अब इसको हम बनाते हैं। पहला जो हमारे पास सिस तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मिरर इमेज सेम हो जाएगा, CO, और जो यहाँ पे कितना हो जाएगा, NH3, और यहाँ सीधे सीधे D वाला बना लेते हैं, और जो है इसका पहला बनाते हैं प्लेटिनम वाला, A बनाते हैं। PT सिस है, यानी कि एक साइड Cl हो जाएगा और इधर साइड, और इधर साइड क्या हो जाएगा, En हो जाएगा, और इधर साइड क्या हो जाएगा, En हो जाएगा। इसका मिरर इमेज सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, En। सर जिसके आगे सिस लिखा है वो तो मतलब कि सेम ही होगा ना। हाँ, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं D के लिए। आपके पास प्लेटिनम है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे NH3 है, और यहाँ पे NH3 है। इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। यस Cl और यहाँ पे NH3, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे NH3, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये मिरर इमेज क्या है, आपस में इनांशियोमर है। जैसे A एंड B जो है क्या है, A एंड B आर इनांशियोमर। ठीक है, इनांशियोमर। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसका सेकंड वन देखिए, द कॉम्प्लेक्स कैटायन व्हिच हैज 2 आइसोमरिज्म। आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है आइसोमरिज्म शो करेगा, और वो 2 आइसोमरिज्म शो कर रहा है। क्या आप लोग बता सकते हैं? अभी जस्ट हमने बताया था सर, इसमें दोबारा से रिपीट करो इस क्वेश्चन को। मैंने कहा कि आपको बताना है कि कौन जो है 2 आइसोमरिज्म कंपाउंड शो कर रहा है।
आपको भले दिख नहीं रहा है, लेकिन जो है वो क्या कर रहा होगा, इस 4 में से 2 आइसोमरिज्म जो है शो कर रहा है। सर बी। ए। सर सी। सी। क्यों सी कर रहा है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? सर क्योंकि उसमें नाइट ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है और हाँ। साथ में और वाटर भी रिलीज हो रहा है। इसमें तो नाइट्रोजन और सिर्फ वाटर का है ही नहीं, NO2 है, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो यानी कि क्या बनाएगा? कौन सा? लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म। इसी कारण से एक बार नाइट्रोजन के बनने के कारण और एक बार जो है किसके बनने के कारण जो है यानी कि शो करेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधे सीधे, लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है। यस सर। और किस कारण से बन रहा है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। यस सर। एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है। ओके। अब इस कारण से जो है आपका क्या बनेगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण बनेगा। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना आपको एक बात बताना भूल गया कि फेशियल में, वापस से हम चलते हैं, फेशियल में हमारे पास जो एंगल होता है ना, वो कितने कितने बनते हैं? 90 और 180 बनते हैं। ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है कि उसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो कितने कितने बनते हैं? 90 और 180 का जो है बनता है। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है और ये एंगल जो है कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाता है? 90 एंड 180 हो जाता है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। आपसे पूछ रहा है इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स एंड विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आपको बताना है कि कौन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। बी। ओके। ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? डी। अच्छा, कोई मुझे बताएंगे कि किन्हीं ने कहा बी, ऐसा क्यों कहा बी? एक्चुअली इसका राइट आंसर जो है सी है, क्योंकि यहां पे ये कैसा है? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा? लिंकेज। इस कारण से है ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आपके सामने है, इन दोनों को आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर जो है हमसे जो पूछ लीजिएगा, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक और काम आप लोग कीजिएगा कि